गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे वाकयात देखने को मिल रहे हैं जो पहले शायद इस तरह नहीं थे या बहुत कम थे या ना होने के बराबर में कहूंगा। एक बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी के तौर पे हिंदुस्तान को देखा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन पाकिस्तान। क्या वजूहात है इस सारी चीजों के पीछे? अगर हमने जिस तरीके से अभी राजस्थान में रिसेंटली हमने देखा, इससे पहले 2 साल पहले दिल्ली में ये कुछ हुआ, क्या वजह है इसके पीछे? क्या मजहब है, एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है? इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद हिंदुस्तान से विक्रम सिंह साहब। आप लोग सबके जाने पहचाने साबिक पुलिस चीफ रह चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी की कि आपने खिदमत का मौका दिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम दिया। सर, बात इससे शुरू करूंगा जिस तरीके से राजस्थान में हमें ये चीजें मिली, मतलब ये क्या वजूहात ऐसी हुई कि पिछले 1 2 3 सालों से ये चीजें बढ़ी? हालांकि इससे पहले कोई आज मुस्लिम या हिंदू या सिख या क्रिश्चियन या पारसी शायद सैकड़ों हजारों सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, बल्कि ये रीजन जब पाकिस्तान नहीं भी बना था तो इकट्ठे ये करोड़ों लोग आपस में रहते थे। सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, मसाजिद की, मंदिर की, गुरुद्वारे की और सब। अब ऐसा क्या हो गया कि ये मतलब एकदम से इस चीज ने पलटा खाया और ये वाली चीजें हमें देखने को मिल रही? फकर साहब, आपने बड़ी माकूल बात फरमाई, इसके लिए आपको मुबारकबाद। आपने बजा फरमाया कि ये इलाका बाबा फरीद, बाबा नानक और इस तरीके की रूहानी मसरत के लिए जाना जाता है, न कि खींचातानी के लिए। अब आप इसके उस पर जाइए। आपने ये भी फरमाया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी कौमें एक साथ बड़ी अमन पसंदी के साथ रहती हैं, किसी तरह की कोई टेंशन या खींचातानी नहीं होती है। ऐसी क्या वजह है कि इधर 3-4 साल में ये घटनाएं और ये इंसिडेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं? मेरा अपना ज़ाती मामला, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसके पीछे शरारती पॉलिटिकल लोग हैं। क्योंकि जहाँ तक हमारी तालीम की बात है, अब हमारे नौजवान, हमारा जो यूथ है, वो सिर्फ इल्म, रोजी रोटी, इस पे लिए ज़्यादा परेशान और फिक्रमंद रहता है। लेकिन हमारे जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स एक ऐसे मुकाम पर आके खड़ी हुई है जहां पर बहुत लोगों के लिए आगे बढ़ना और बचना उसका सवाल हो गया है। क्योंकि अगर अब फेल हो गए तो ये मान लीजिए कि ये फिर म्यूजियम में रखने वाले हो जाएंगे। इसलिए किसी न किसी तरीके से ऐसे कोई हालात पैदा कर दें, और कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो अकलियत को इंसान न मान के उनको वोट बैंक मांगती है, उनको गुमराह करती है। इसकी अगर डिबेट के दौरान मौका रहा तो मैं आपके सामने कुछ नज़ीर सामने पेश करूंगा, कैसे उन्होंने इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बातें करके, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम सिर्फ हिंदुस्तानी शहरी हैं, न कि हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई। मजहब की जितनी बातें करनी है, हमारी आइन हमें इसकी इजाज़त देता है। घर के अंदर पूरी तरीके से फ्रीडम करें। हमारे जो कर्नाटक के गवर्नर साहब हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े खुशकिस्मत हैं, और जिनको ज़रा सा भी इसमें शक व शुबा हो, ज़रा सीरिया और अफगानिस्तान जाके देख लें और तय कर लें वो कितने खुशकिस्मत हैं। बहरहाल वो तो बात की बात है फ़खर साहब, लेकिन ये जो हालात हैं ये नहीं होने चाहिए थे, और इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम होगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि देखिए इसके पीछे जहनियत क्या है। आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि यहाँ पर एक त्यौहार चल रहा है जो 9 दिन का चलता है, जिसको नवरात्र कहते हैं। जी बिल्कुल। नवरात्र के मेले में लोगों का ये इल्ज़ाम है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, कि ये 500 ज़ायरीन जो आते हैं उनसे जो कमाई करोड़ों रुपए की होती है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको मुतासिर करने की नीयत से ये फसाद पैदा किए। और क्यों सिर्फ नवरात्रि में? नवरात्रि में आपने राजस्थान में देखा, नवरात्रि में अगर आपने देखा कि 2-3 जगह और जो फसादात हुए, उसी वक्त जब ज़ायरीन आते हैं और जब कमाई का जरिया होता है तभी। और नुकसान किसका होता है? आप अगर इस पर गौर फरमाएं, बेशक इबादत गाह हिंदुओं की हो, लेकिन दुकानदार जो वहां पर कमाई करने वाले हैं 90% मुस्लिम हैं। ये एक अजीब सी बात है। किसी भी आप जगह पे जाएं जो कि हमारी पिलग्रिमेज की प्लेसेस है, अयोध्या और फैजाबाद हो, मंदिर के आसपास की दुकानें और जो इबादत की चीज़ें हैं, छोटी मोटी तस्वीरें हैं, तस्बीह हैं,
वो सब हमारे मुसलमान कारोबारी उनके द्वारा, और आज से नहीं, ज़माने से पुश्त दर पुश्त वो कर रहे हैं। क्या इसका मकसद है, ये तो खैर तफ्तीश कुनिंदा बताएंगे, लेकिन इससे फ़िक्रमंद हर हिंदुस्तानी है और नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिन्होंने किया, मैं आपको ये एश्योर करना चाहूँगा, जिन्होंने किया है वो बेनकाब होंगे और सलाह के पीछे रहेंगे। बिल्कुल सर, ये होना भी यही चाहिए क्योंकि एक्सट्रीम को सर मैं आज भी किसी जगह पे बात कर रहा था, किसी प्लेटफॉर्म पे मैं यही कह रहा था कि जनरल ज़िया ने 1979 में जो कुछ किया तो उसका रिजल्ट आज, उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब जनरल ज़िया आए थे, और आज मतलब मैं उसका जो रिजल्ट्स हैं या उसके जो चीजें हैं आज मैं भुगतता हूँ। तो इतने यानी लंबे मतलब टाइम तक उसका जो इम्पैक्ट है वो रहता है। ये सारी चीजें हालांकि हिंदुस्तान ने देखी हुई है, हमारे मुल्क में एटलीस्ट देखी हुई है, या हो सकते किसी और सोसाइटी में भी देखी हो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है तो ज्यादा करीब से देखने को मौका मिलता है। सर एक चीज और मुझे एज ए पुलिस चीफ आपसे पूछना चाहूंगा, ये खबर आई थी, कितनी सच्चाई है इसके अंदर कि जो वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल पुलिस है वो सपोर्ट नहीं करती, मतलब उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करती, क्योंकि लाजमी सी बात है अगर मेरे साथ कुछ होगा तो मेरी दौड़ जो है वो मुतालिका थाने तक होगी, पुलिस स्टेशन तक होगी, या पुलिस एसएचओ तक होगी, या फिर उससे ऊपर के ऑफिसर तक होगी। ये क्या वजह, कितनी सच्चाई है इस खबर में, या वैसे ही प्रोपेगेंडा? जी फ़खर साहब, अगर वहाँ की इंतज़ामिया अलर्ट होती तो ये बदनुमा धब्बा नहीं लगता। ज़ाहिर है कि उन्होंने फ़र्ज़ अदायगी में कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से ये इस प्रकार के हादसे हुए। अगर वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होते, इम्पार्शियल होते, सबके लिए बराबर होते, वो सबके होते, सब उनके होते, तो ऐसे हालात ही नहीं होते। अगर ऐसे हालात हुए हैं तो ज़ाहिर है कि उनके रवैये में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हाकिम तो हाकिमी वक्त है और इंसाफ के पैमाने पर उसको इंसाफ करना चाहिए, न कि कोई चश्मा या आला लगा करके। जाहिर है उन्होंने कोई काम ऐसा किया होगा चश्मा लगा करके कि आवाम को इस बात का एहसास हुआ कि वो उनका रवैया मुनसिफाना नहीं है, और चूंकि रवैया मुनसिफाना नहीं है इसलिए हालात बिगड़ते चले गए। ये तो अच्छा हुआ कि सीनियर ऑफिसर्स ने आकर के उसमें तुरंत फौरन से पेशतर उसमें रोक की, इंतजाम किए और रीइंफोर्समेंट मंगाए, हालात को काबू में किया, वरना हालात और बिगड़ भी सकते थे। लेकिन मैं इसको एक एक्सेप्शन की तरह देखता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे नसीहत सब लोग लेंगे, दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो। इसके लिए जरूरी कि सब लोग देखें कि जिस चीज की वो तनख्वाह लेते हैं उसको करें, न कि इसलिए कि किसी जुनूनी बहकावे में आकर के। बिल्कुल सर, ये वाली चीज यानी पाकिस्तान में मैंने इसकी मिसाल यहाँ पे जब टीएलपी एहतजाज कर रही थी अभी मतलब लास्ट ईयर 2021 के अक्टूबर के महीने में, तो मैंने ये चीज देखी और मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ कि जो मतलब जिसने यूनिफॉर्म पहन लिया वो सबके लिए बराबर, उसके लिए सब बराबर होने चाहिए, क्योंकि मैं उसको नहीं देखता कि वो कौन है, उसका मजहब क्या है या उसका फिरका क्या है या क्या है, वो क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहन लिया तो मैं तो कहता हूँ चाहिए मुझे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ये वाली चीजें सर मतलब अगर हुकूमती लेवल पे हम बात कर ले, या आप एज ए पुलिस चीफ या अभी जो भी पुलिस को लीड करते हैं उन स्टेट्स में, उनके इकदामात सर वीक क्यों होते हैं? जब हम मजहब की ऐसी कोई बात आती है, पाकिस्तान में भी सर मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम कहते हैं कि यार ये मजहब के ऊपर ये बात हो रही है तो इसके ऊपर हम उस तरीके से नहीं जा सकते जिस तरह नॉर्मली अगर कोई राइट्स होते हैं तो उसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं। यूसुफ जाहिद साहब, आपने ऐसी बात कही है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट वक्त लूंगा आपकी इजाजत से, सर क्योंकि इसकी ये ज़रूरी है कि जो अफसरान वाला होते हैं वो देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो इस पे कुछ एतराज़ करें, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो इस पे एतराज़ात करें। उन्होंने कहा कि आप ही कोई ऐसी जो है तब्दीली लाना चाहते हैं कि ऐसी नई रोशनी लाना चाहते हैं जिससे कि कभी हमने कभी देखा नहीं है। आप वो कीजिए जो आपसे उम्मीद की जाती, न कि जिसके लिए आईन आपसे कहता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने कहा जब यूनिफॉर्म का मतलब ही यही है कि सबके लिए बराबर हैं, आप सबके हैं, सब आपके हैं, और बिना किसी फर्क के आप सबकी खिदमत और हिफाजत ये आपकी जिम्मेदारी है। न सिर्फ कानून की बुनियाद के ऊपर, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर, बल्कि अपने ज़मीर के लिए भी आप जिम्मेदार हैं कि ऐसा कोई काम न कीजिए कि अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे शर्मिंदा होना पड़े या सज़ा के हकदार बन जाए। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि अगर अफसरान अपने कानून, अपने फ़र्ज के पूरी तरीके से पाबंद हैं तो उनका कुछ होने वाला नहीं। मैं अपने बारे में बताता हूँ। एक फोर्स है, स्पेशल टास्क फोर्स,
जो कि सिर्फ दहशतगर्दों से डील करने के लिए बनी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि साहब इसमें तो ज़्यादा करके सब काम एक ही मज़हब के लोगों ने किया होगा। मुझे कहते हुए बड़ा फ़क्र है कि इसमें सबसे अच्छा काम हमारे मुस्लिम ऑफ़िसर्स ने किया है। मैं नाम लेके बताना चाहूँगा, साहब रशीद खान डिप्टी एसपी, मेरा खुद का टेलीफ़ोन ऑर्डली रिज़वान इतना उम्दा काम किया कि डबल प्रमोशन भी उसको मिला। लोग कहते हैं कि साहब आखिर ये तो इतना सेंसिटिव है, हमारे पड़ोसी देशों के भी, पाकिस्तान के भी एजेंट आते हैं, उनके साथ कैसे खींचतान, कैसे पूछताछ की गई होगी, कैसे सख्ती की गई होगी, कैसे, लेकिन उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत, उनकी इंसाफ पसंदी, और सबूत इस बात का है कि आपके सामने ही उसका एविडेंस है कि जो काम साहब रशीद खान ने कर दिया, रिजवान ने कर दिया, और मैं कितने दे दूं, मुमताज अहमद ने कर दिया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। कहने वाले कोई कुछ भी कहते रहें, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी हिंदुस्तानी होने में, फर्मा बरदार होने में, वतन परस्ती में वो किसी से 19 नहीं 21 ही पड़ेंगे। ये तो ठीक, आप एक बार एतबार करके तो देखिए। अगर हम एतबार ही नहीं करेंगे, उनको शक की, किसी को भी शक की निगाह से देखेंगे, तो वो वैसे ही फिर होता चला जाएगा जैसे कि शक के ऊपर हम किसी को करेंगे तो फिर वो पूरी फर्माबरदारी से अपनी ड्यूटी नहीं करेगा। राइट, राइट। अच्छा सर, एक चीज और है कि मतलब एजुकेशन अगर हम देख लें, अगर हम आज से 50 साल पहले की बात की जाए तो हमारी सोसाइटीज में एजुकेशन कम थी, लेकिन टॉलरेंस ज्यादा थी। अब एजुकेशन बढ़ गई है, मतलब हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कंपनीज को इंटरनेशनल लेवल पे लीड करते हैं, तो इसका मतलब एजुकेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी एजुकेशन ज्यादा होगी, लेकिन फिर इतनी तालीम के साथ हम फिर इस बातों में क्यों आते हैं? ये चूरन जो हमें बेचा जाता है मजहब का, झूठा मैं कहता हूं। बाकी जिसका जो मजहब है उसको फॉलो करे, लेकिन किसी और की जिंदगी तंग ना करे। क्यों है ये, वजह क्या हुई? इतनी तालीम के बावजूद हम मतलब रिवर्स पे चल रहे हैं। आपने कहा ना कि झूठा चूरन जो बेचा जा रहा है। जी, आपने देखा कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े ऑफिसर्स थे, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो सदर हैं, जी, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन साहब, जी, और हमारे भारत में फर्दिल अजीज एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मैं जबरदस्त। गिनती गिनाता चला जाऊं अगर आपको तो शायद नो पूरा डाउट, बिल्कुल सर। वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन हम मैं नाम की फहरिस्त पूरी न कर एग्री पाऊंगा। विद यू। जनरल अता हसनैन साहब, और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो पूरा कब्जा ही है बिल्कुल, हमारे मुस्लिम ब्रदर नो सिस्टर्स डाउट, का। बेशक। आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, दिलीप कुमार साहब से शुरू करें तो नरगिस और आज आ जाइए, मतलब पूरी फहरिस्त बनी हुई है। बेशक। इंडस्ट्री में अगर आप आ जाए तो हमीद साहब को ले लीजिए, परमवीर चक्र विनर, जो सितारे जुर्रत आपके यहाँ का है, वो हमारा बिल्कुल परमवीर चक्र सर। के बराबर है। जो हवलदार अब्दुल शहीद अब्दुल हमीद हैं, और मैं कितने नाम गिराते चला जाऊं। लेकिन आपने जो वजह फरमा, इतनी तालीम और इतनी वतन परस्ती के बाद भी अगर ये चूरन बेच रहा है तो कौन बेच रहा है और किस खुद गर्जी के लिए? जी, कुछ लोगों की दुकानें इसी दो कौड़ी के मजहब पे, अल्लाह के इस्लाम पे नहीं, मुल्ला के इस्लाम को बेच करके होती है। इस्लाम की जो संग बुनियाद है, हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक, खुतबा हिज्जतुल विदा और सीरतुल नबी, इसके अलावा किसी को चौथी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। जबरदस्त। लेकिन यूसुफ जाई साहब, इन मौलाना का भी भला अल्लाह भला करे। अरे मैं कहता हूं खुदा से तो डरो। एग्री सर। लेकिन उन लोगों ने अपनी दुकानें चमकाने के लिए, आपके यहाँ टीवी पे मैं बहुत फॉलो करता हूं हसन निसार साहब, जी, इन जी, मौलवियों को देखो टीवी पे ऐसे गोटे गोटियां पहन के आते हैं, नाचते हैं कि वो बिल्कुल एक बदनुमा धब्बा है इस्लाम के ऊपर। एग्री और बिल्कुल वो सर। लोग अब आपके हमारे छोटे जो बच्चे हैं हमारे, जिनकी उम्र अभी 11-12 साल है, बिल्कुल, उनके जहन में ऐसे जहर घोल देते हैं और साइंस के बिल्कुल उल्टी बातें सिखाने लगते हैं एग्री। कि शर्मिंदगी होती है उनके बेशक। वालिदैन को, शर्मिंदगी होगी आपको और हमें कि ये मौलाना हमारे बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं। राइट। तो इसलिए नहीं, तालीम बहुत ऊंची जा रही है, हमारे बच्चे कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। बेशक। हमारे ये बच्चे अमेरिका इंग्लैंड में जाकर के नाम रोशन कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो कुछ दकियानूसी लोग हैं, उनकी दुकानें चलाने के लिए उनको गुमराह कर रहे हैं। सारा खेल तिजारत का है। अच्छा सर, एक मतलब मैं आज पढ़ रहा था, नरसिंहानंद साहब हैं वहां पे, और वो कहते हैं कि आप लोगों को मुस्लिम पॉपुलेशन से बहुत बड़ा खतरा है। अभी वो शायद 25 मिलियन है, और ये पता नहीं 40 सालों के बाद कितने हो जाएंगे, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मैं उनके हवाले से एक आर्टिकल पढ़ रहा था। तो कहते हैं अगर इनको आपने रोका नहीं तो आप लोग खत्म हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल कि अगर मैं ये कहूं कि आज लंदन में या यूके में भी बहुत सारे मुस्लिम्स या बाकी कम्युनिटीज के भी लोग रहते हैं, मुझे लग रहा है कि वो बाकी जो असल जिनका मुल्क है वो मेरे ख्याल अब कम होते जा रहे हैं।
हम आपके हिंदुस्तान के लोग, मेरे पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग वहां पे जाके बड़े-बड़े बिज़नेसेस के मालिक हैं, बड़े-बड़े सब कुछ उनके कंट्रोल में जा रहा है। इसके बावजूद सर हम क्यों इस चीज़ से डराते हैं अपने लोगों को कि अगर मेरे पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू मतलब अच्छा बिज़नेसमैन है, बड़ा बिज़नेस है उसका, तो मैं डरूँगा उसका मुकाबला मुझे बिज़नेस में करना चाहिए, बिजनेस में ना कि मैं करना उसके चाहिए। रिलिजन को जी, करना जी, जी, जी। रिलिजन में करूँगा कि जी ये तो मतलब रिलिजन को बीच में घसीट लूँगा। हमारे बहुत सारे जो अहमदियास के लोग हैं, बहुत अच्छे कारोबारी हैं मेरे मर्दान में, बहुत अच्छा कारोबार उनका है और बेचारे अब अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारों का बंद हुआ। लेकिन कारोबार में उनका सर मुकाबला नहीं करना, उनको घसीटना है मैंने मज़हब में क्योंकि कारोबार में वो इतने करे हैं कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूँ यार यहाँ तो मैं हार रहा हूँ, मैं ये वाला काम कर देता हूँ। सर ये क्यों हम करते हैं? हमारे अंदर ये डर क्यों पैदा किया जा रहा है? मेरे अंदर या मेरे जैसे जो दूसरे यूथ के लोग रहते होंगे हिंदुस्तान में कि आप खत्म हो जाओगे और ये आ जाएंगे। इसकी सिर्फ एक ही बात है, तिजारत। अपने को वजूद को बनाए रखने के लिए ऐसी बेवकूफ़ी की और हिमाकत की बातें करना। यतीश्वरानंद की बात जिनका तस्करा आपने फरमाया था अभी, मैं कल 2 टीवी चैनल्स पे था। पहली चीज़ मैंने पुलिस को और इंतज़ामिया से कहा कि ये हज़रत ज़मानत पर हैं, इन्होंने ज़मानत की सारी शर्तें तोड़ी हैं। इनके वहीं पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वहीं पे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और सिर्फ इनको ही नहीं, जिन लोगों ने इनको माइक, पंडाल और जगह मुहैया कराई थी, वो भी मुलव्विस हैं इनके जराइम में। देखिए, अगर इंतज़ामिया और पुलिस अपनी कमर कस ले, तो इस तरह के लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। और कम से कम मैंने देखा 36 साल में अपने करियर में, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इस तरीके की लाकानूनियत की बातें करें, और करते थे तो जब चले जाते थे जेल में पता नहीं लगा, फिर उनका जेल के अंदर ही दफन हुए या क्या हुए, फिर लौट के बाहर नहीं आते थे। लेकिन ये चीज़ आदमी अफसरान का चेहरा पढ़ लेता है कि ये अफसर कितना और क्या बर्दाश्त करेगा। अगर हमारी कोई कमजोरी है, हमारी कोई मजबूरी है उनकी बेहूदगी बर्दाश्त करना, तो ये बेहूदगी हमने बर्दाश्त की, नहीं करनी चाहिए थी। ओके, ओके, दोबारा इनके ऊपर जब इन्होंने हिमाकत की यूसुफज़ई साहब, तभी मैं चाहता हूं कि वहां के अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ओके। इनकी जगह यतीश्वरानंद की जेल की सलाख के पीछे है, बाहर नहीं। बिल्कुल सर, एक लास्ट सवाल सर आपकी करियर के हवाले से, मतलब आपने 36 ईयर सर्व किया है एज़ ए पुलिस चीफ तो सर इस तरह के वाक़यात उस वक़्त और इस वक़्त, मतलब उस वक़्त भी छोटे-मोटे वाक़यात होते होंगे, लेकिन इस तरह के बड़े वाक़यात उस वक़्त भी कोई आपके करियर में गुज़रे कि नहीं, मतलब नॉर्मल छोटी-मोटी चीज़ें जो हो जाती हैं, वो मेरा ख़्याल कहीं पे भी हो सकती है, वो होती थी या इस तरह के बड़े वाक़यात भी कहीं आपने फेस किए? यूसुफज़ई साहब, मैं 2010 में रिटायर हुआ, ओके सर। और हम लोगों की रिवायत ये होती थी कि मिजाज और तबीयत से दरविशाना रहते थे और किसी तरह की कोई हैसियत माली नहीं होती थी। लेकिन लोग कहते थे ज़बान और आँख से लपट निकलती थी कि जो कह दिया वो फाइनल है। किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं होती थी कि गैर कानूनी हुक्म दे, क्योंकि हमारा किसी से कोई लाग लपेट, किसी की आधी प्याली चाय का गुनहगार मैं आज तक नहीं हूँ। दरविशाना मिजाज है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, बस जो प्रेसिडेंट के हाथ से जो चेक आता वही। इसीलिए एक तो किसी ने हिम्मत नहीं की, और अगर हिम्मत की तो वो जेल की सलाह के पीछे गया। लोग अभी भी कहते हैं कि आप आधे कसाई थे, आधे पुलिस अफसर थे, क्योंकि कसाई में उनके लिए था जो इस तरीके की हरकत करते थे। वरना मैं किसी के लिए, मेरे दिल में कभी कोई नफरत, किसी तरह की कोई नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं रहे। लेकिन जिसने कानून तोड़ा, फिर उसके लिए वो कहर बन के टूट पड़ा कि दोबारा भूल जाता था कि उसके आखिर मंजिल मकसूद क्या है उसकी। तो आपको अपना फर्ज समझ लेना चाहिए, सीधी सी बात है। 2+2=4, कोई बहुत ज्यादा इसमें हायर मैथमेटिक्स नहीं लगती है। आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, फेथफुली इंप्लीमेंट कीजिए, और अगर नहीं होता है तो उसको ऐसी सजा दीजिए कि आगे लोग थर्रा जाएं, दोबारा ऐसा काम कर छोड़ दें। सोचने में भी लोग थर्रा जाएं, कहीं ऐसा ना हो विक्रम सिंह आकर के जेल भेज दें। बहुत अच्छी बात सर, यकीनन ये वाली बातें जो आपकी है, मुख्तलिफ जगहों पे स्पीचेस वगैरह भी और चीज़ों में आपको बुलाया जाता है और मीडिया पे भी आप आते हैं, तो आई होप सो कि जो यंग ऑफिसर्स होंगे वो बहुत कुछ सीखेंगे और उनको मेरे ख्याल एक जिसे कहते हैं कि एक इंकरेजमेंट भी मिलती होगी इस तरह की। जी, जी, बहुत जी। सारे सर लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जो आपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अनफॉर्चुनेटली सर मेरे पाकिस्तान में भी बहुत है, कोई मिनिस्टर कॉल कर लेता है, जी, कोई जी, हर और जगह। कॉल कर लेता है। सर ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, हालांकि होते हैं अच्छे ऑफिसर्स, ऐसा नहीं है कि
हिंदुस्तान के किसी मतलब स्टेट में पुलिस में अच्छे ऑफिसर नहीं होंगे, आज भी होंगे। आप जैसे सर हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है आपकी। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत अच्छे ऑफिसर अच्छा, गुजरे हैं, अच्छा, जी हाँ, जी। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग कम है और ये लोग ज्यादा हैं। ज़्यादा हो गए। लेकिन हम यही कहेंगे सर कि आपकी बातें बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी जबरदस्त और बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई इस चीज के ऊपर। क्योंकि मैं ट्विटर के ऊपर ये चीजें 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, और दोस्त मुझे कहते भी कि नहीं ये है। मैंने कहा यार मैं ये नहीं कहता, गलत गलत है। वो पाकिस्तान में हो मैं उसको भी गलत कहूंगा, अगर गलत वो कहेंगे आप, हिंदुस्तान जी। में हो किसी भी इंसान के साथ हो उसको गलत कहूंगा। सर बहुत शुक्रिया कि आपने शो को ज्वाइन किया, शुक्रिया। और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने डिबेट विद फखर को देखा। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू, खुदा हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू, खुदा हाफिज़।